निर्मला सीतारमण ने संसद में अपना 7वां बजट पेश किया। उसमें उन्होंने साफ कर दिया कि उनकी प्राथमिकता में किसान हैं, मजदूर हैं, देश का विकास है, जो 2047 तक विकसित भारत बनाने की राह में जो भी पड़ाव आएंगे उनको पार किया जाएगा। उन्होंने अपनी 9 प्राथमिकताओं को गिनाया। इसके साथ ही बताया कि कर नीति में सुधार जारी रहेगा। कैपिटल गेंस टैक्स में सुधार की बात किया है उन्होंने। लंबी अवधि वाले मुनाफे पे टैक्स बढ़ा है। टैक्स पेयर सर्विस का डिजिटलाइजेशन हुआ है। इसके अलावा नौकरी पेशा वर्ग के लोगों को थोड़ा सा झटका लगा है। नई टैक्स नीति में 75,000 का डिडक्शन हुआ है, जो कि उम्मीद से कम लगता है। पेंशन धारकों को 25,000 का पर डिडक्शन मिलेगा। 3 लाख तक पे कोई टैक्स नहीं है। उसके बाद से टैक्स 5, 7, 10 इस तरीके से बढ़ता जाएगा और 15 लाख के ऊपर 30% का डिडक्शन होगा। इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं सरोज ठाकुर जी, अर्थशास्त्री हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सरोज जी। सरोज जी, इस बजट से सबसे अधिक फायदा किसको हुआ है, किस वर्ग को हुआ है? देखिए, इसको ओवरऑल देश का बजट कहना चाहिए। जैसे डेवलपमेंट की एक आस रखी गई थी और डेवलपमेंट के लिए हमने मैन्युफैक्चरिंग पे जोर दिया था। उस मैन्युफैक्चरिंग में बड़ी कंपनियां तो काम कर रही थी, बट माइक्रो स्केल पे जो कंपनियां थी उनको फाइनेंस की दिक्कत आ रही थी। पहले गवर्नमेंट ने 45 डेज का पेमेंट का प्लान बनाया, जो बहुत सक्सेस नहीं हो पाया। फिर भी बहुत तरीके से उसे अभी लोन दे करके सस्ते लोन, मुद्रा लोन को बढ़ाना, जो छोटे व्यापारी हैं उनको यहाँ पे कोशिश की है कि उनका चीज ठीक हो। कैपिटल स्ट्रक्चरिंग, कैपिटल गेन में थोड़ा सा वृद्धि करके टैक्स को कहीं से कंप्रोमाइज करना। फिर न्यू टैक्स रेजिम में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन थे उसको 25,000 से बढ़ाना सैलरी क्लास के लिए। सैलरी क्लास के लिए जो लेबर रिफॉर्म्स के तहत बहुत सारे चेंजेस भी हुए हैं, जो अभी बहुत क्लियर नहीं है, बट बहुत सारे रिफॉर्म्स होंगे जो न्यू एम्प्लॉयज होंगे, उन पे बहुत सारा बेनिफिट दिया गया है। सरोज ठाकुर जी, एक लाइन में पूछता हूं कि नौकरी पेशा वर्ग के लिए यह बजट राहत लेके आया है या आफत? सीधी बात। जी, बिल्कुल राहत लेकर के आया है। जो न्यू टैक्स रेजिम है, जिसको 2/3 लोगों ने स्वीकार किया, जो जिनकी सैलरी 12 लाख रुपए से ऊपर थी, उन सब लोगों को न्यू टैक्स रेजिम अच्छा लग रहा था। उनमें एनपीएस का बेनिफिट 14% था, पहले 8% था, 14% तक उन्होंने बढ़ाया। तो वो बेनिफिट, स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट, टैक्स के जो रेट्स के भी बेनिफिट, ये सैलरी क्लास के लिए बहुत अच्छा है। सरोज ठाकुर जी, एक बात और कि 500 बड़ी कंपनियों में, शीर्ष की कंपनियों में 1 करोड़ इंटर्नशिप जुटाया जाएगा। अब ये 2 सवाल उठते हैं इसमें कि ये कौन सी 500 बड़ी कंपनियां होंगी, ये देशी होंगी या विदेशी? दूसरा सवाल कि अगर इस तरीके से जोड़ा जाए तो 20,000, एक कंपनी में 20,000 इंटर्नशिप के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। क्या ये संभव है सरोज जी? जी, बहुत संभव है। 500 बड़ी कंपनी जिसे हम कहते हैं फॉर्च्यून 500, जिसमें से लगभग 400 450 कंपनी अगर वर्ल्ड वाइड भी देखें तो लगभग 450 कंपनी यहाँ पे कार्यरत है, जिनका यहाँ काम है, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग है, चीजें हैं। तो उन कंपनी को अगर हम उसमें से 400 ही लेते हैं या 300 ही लेते हैं, फिर 200 की अपनी बड़ी कंपनी जो है उनको लेते हैं, तो 10-20 हजार इंटर्नशिप बनाना। और इंटर्नशिप के थ्रू बहुत लोगों को ये पता होता है कि 80% लोग जो इंटर्नशिप करते हैं वो वहीं ऑक्यूपाई हो जाते हैं। तो स्किल लेबर बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका है ये। इंटर्नशिप के दौरान भी 5,000 रुपए हर महीने देने की घोषणा की गई है। इसे आप अच्छा कदम मानते हैं? जी, मैं बहुत अच्छा कदम मानता हूं कि इंटर्नशिप में पैसे मिलते हैं, पैसे का लेन देन रहता है। ये तो पैसा कुछ और बढ़ाया जा सकता था। इसे बढ़ाया जा सकता है कि इसे रेशनल करना चाहिए कि शुरुआती 3-4 महीने में ऐसे, फिर इस तरह से मंथ वाइज इसे बढ़ाया जा सकता है कि ड्यूरिंग द ईयर इसको बढ़ाया जा सके, साल भर का किया जा सके। 100 शहरों में सॉलिड वेस्ट प्रोजेक्ट्स लगाने की बात हुई है। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? इससे क्या फायदे होंगे देश को? ये स्कीम तो पहले से ही चल रहे थे। ग्रीन एनर्जी की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो जो एक बड़ी समस्या है हमारे शहरों में पॉल्यूशन का, उसकी वजह है वेस्ट की, और उसमें से सॉलिड और लिक्विड दोनों ही वेस्ट है। तो सॉलिड वेस्ट को अगर हम कन्वर्जन में ले जाते हैं और एनर्जी में कन्वर्ट की तरफ ले जाते हैं तो बहुत अच्छा कदम है। चुनिंदा शहरों में 100 हार्ट्स लगाए जाएंगे।
ये जो लोकल बाजार होते हैं जी, उनके क्या मायने निकाले जाएं, उससे क्या फायदा होगा? दो चीजें हैं। एक तो जो अभी डिजिटल चीजें चली आई, और कुछ लोगों ने ही, जो इंटरनेशनल लोग थे, दो बड़े ब्रांड, तीन बड़े ब्रांड, उन लोगों ने मार्केट को ट्रैप कर लिया। उसमें अगर ये मार्केट का कंसेप्ट होता है और हम कंसेप्ट देते हैं लोगों को, वहां पे अपनी चीजों को रखने का होता है, तो हमारी जो लोकल फॉर वोकल का कंसेप्ट था उसको बल मिलेगा। जो हमारे लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको दिखाने का मौका मिलेगा कि हम कहते हैं, बिना एडवर्टीजमेंट के एक जगह पे लोगों को वो पहुंचा सकेंगे कि उनकी गुणवत्ता क्या है, वो क्या बनाते हैं, कैसे करते हैं। तो जो हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको बहुत बल मिलने वाला है उससे। एक और बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है कि आखिर 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट हर महीने बिजली देने की वादा किया गया है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत। जी इससे लग रहा है कि अक्षय ऊर्जा की तरफ सरकार बढ़ रही है, उसमें निवेश करने के लिए भी पूरी तरीके से तैयार है। जी, उस पे काम काम भी पहले शुरू हो चुका है। बजट में एलोकेशन जो पिछली बार था उसमें भी किया गया था, लेकिन उस अमाउंट को बढ़ा करके इन्होंने अच्छा कदम किया और उस पे काम भी शुरू हो गया, जिनके पास सोलर है। और हमारे यहाँ ये बहुत अच्छा हो सकता है काम। जो सोलर वाला चीज चलिए, है हमारे ये साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर डीपी सेमवाल जी, पूर्व प्रिंसिपल कमिश्नर। आपका बहुत बहुत स्वागत है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हैं। आपको क्या लग रहा है, जो इनकम टैक्स का नया स्लैब आया है वह कितना तार्किक है आम लोगों के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए और व्यापारियों के लिए, बिजनेस क्लास के लिए? हाँ प्रसून जी, टैक्स रिलेटेड एरियाज में ये आज का बजट जो माननीय वित्त मंत्री जी ने अभी पढ़ा पार्लियामेंट में, बहुत ही उत्साहवर्धक लगता है। क्योंकि ये जो टैक्स स्लैब्स में इस तरह का सारे ही एरियाज को कवर करते हुए जो चेंजेस किए गए हुए हैं टैक्स रिलीफ देने के लिए, वो इस तरह का कभी हुआ नहीं। या तो कभी स्लैब्स में चेंज हो जाता था और कहीं और जगह से उसको कैमोफ्लेज हो जाता था, लेकिन इस बार तो ऐसा हो गया कि बिगिनिंग पॉइंट से, जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बढ़ा दिया 25,000 रुपया सैलरीड क्लास के लिए, और साथ ही साथ स्लैब्स भी वाइडन कर ली। जो जी। पहला ही स्लैब था 3 to 5 लाख का, उसको 3 to 7 कर दिया, और 5 to 10 वाले को 7 to 10 कर लिया। उसकी वजह से जो 17,500 रुपीज का जो हर टैक्स पेयर के लिए बेनिफिट है वो अलग से है। तीसरा, जो टीडीएस रिलेटेड कंप्लायंसेस होती थी वो काफी डाइल्यूट कर दी हैं। मुझे लगता है कि इससे क्या होगा कि अब काफी कुछ डिजिटल हो गया है, और टीडीएस के जो प्रोविजंस हैं जो पहले मैनुअली हैंडल होते थे और उनके कंप्लायंस में दिक्कत होती थी, वो वैसी थोड़ी सी कम हो गई है। तो गवर्नमेंट थोड़ा और भी लिबरल हो गई है कि देखते हैं कि कंप्यूटराइजेशन की वजह से लोगों को और ज्यादा से ज्यादा इनकरेज किया जाना चाहिए। तो टीडीएस प्रोविजंस में जो प्रोसिक्यूशन होता था उसको डिटेल में पढ़ने से पता लगेगा कि कहाँ कहाँ किन ऑफेंसेस के अगेंस्ट उसको डाइल्यूट किया गया है। लेकिन वो भी एक बड़ा रिमार्केबल स्टेप है। और टोटल आप देखेंगे कि ओवरऑल गवर्नमेंट ने इस समय मन से टैक्स रिलीफ देने की सोची हुई थी, इसलिए टोटल टैक्स रिलीफ जो है वो गवर्नमेंट को जो उससे रेवेन्यू फोरग्लोन जो नुकसान हो रहा है वो 37,000 करोड़ का हो रहा है। जबकि जो प्रोविजंस नए ऐड किए हुए हैं, नए प्रोविजंस की वजह से, उनकी एफिशिएंसीज को अपग्रेड करने की वजह से जो रेवेन्यू आएगा वो 30,000 करोड़ आएगा। तो गवर्नमेंट नोइंगली इसमें 7,000 करोड़ का लॉस बियर करने का प्रपोज कर रही है। और ऑब्वियसली ये लॉस जो इस समय कैलकुलेट हो रहा है वो जो इंक्रीजिंग ग्रोथ ऑफ रेवेन्यूज है डायरेक्ट टैक्सेस की, इनडायरेक्ट टैक्सेस की, लगता है उससे ये मीट हो जाएगा। मीट ही नहीं होगा, एक्सीड होगा। जी डॉक्टर सेमवाल, कहा जा रहा है, सरकार की तरफ से कहा गया है कि कर नीति में सुधार जारी रहेगा, इसके क्या मायने हैं? कर नीति में सुधार जारी रहने का अर्थ ये होता है कि कंप्लायंसेस बड़े स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करनी पड़े टैक्स पेयर को। कंप्लायंसेस कम कर दी
और जो टैक्स रेट्स हैं वो भी कम कर दिए, और इंक्रीजिंग कंप्लाइंस, टैक्स रेट्स कम होने की वजह से और सारा सिस्टम कंप्यूटराइज होने की वजह से जो टैक्स पेयर्स को एक बेनिफिट हो गया है, सेविंग हो गई है इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, इन टर्म्स ऑफ जो इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स होती है, एम्प्लॉइज एंगेज करने की नीड होती है। तो ये सारी देखते हुए इसको कहा जा सकता है कि टैक्स रिफॉर्म्स की तरफ ही गवर्नमेंट बढ़ रही है। इस सबका बेनिफिट अल्टीमेटली बॉइल डाउन करता है लेसर टैक्स इंसिडेंस में फॉर द टैक्स पेयर्स। डॉक्टर सेमवाल, आपसे जी। सीधे शब्दों में पूछा जाए, ये बजट सबसे ज्यादा लाभ किसको पहुंचाता है? व्यापारी वर्ग को, मध्यम वर्ग को, किसान को, किसको पहुंचा रहा है सबसे ज्यादा फायदा? मैं तो इस बजट को जो मैंने सुना अभी तक फाइनेंस मिनिस्टर को पूरा ध्यान से, जितने भी सेक्टर्स इन्होंने कवर किए हैं, इंक्लूडिंग लार्जर एम्फेसिस फॉर जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सबसे ज्यादा तो इसका फोकस है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। दूसरा एनर्जी के फील्ड में है, तो एनर्जी के फील्ड में अगर इनोवेशंस होते हैं, लोगों को एनर्जी कॉस्ट कम पड़ती है, चाहे वो ऑयल की हो, चाहे सोलर एनर्जी के फॉर्म में ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध हो, तो पूरे ही देशवासियों के लिए, चाहे किसी भी सेक्टर का हो, एम्प्लॉय हो, फार्मर हो, या किसी भी सेक्टर में काम करता हो, प्रोफेशनल हो, उनके लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग कम हो जाती है। एंड सैलरीड क्लास के लिए तो बहुत अच्छा हो गया है। मैं तो सैलरीड क्लास को बिलोंग करता था, अभी भी पेंशनर हूँ, तो मुझे तो लगता है कि मुझे खुद बहुत बड़ा रिलीफ है इसमें। स्किल डेवलपमेंट की बात की जाए तो उस पे भी सरकार का काफी जोर है। ऐसा लग रहा है कि एक नया भारत में नया निम्न मध्यम वर्ग तैयार किया जा रहा है। इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल, निम्न मध्यम लेकिन वर्ग उसको कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल रही है जैसे पुराने समय में पेंशनर्स को मिलती थी। इसे आप किस तरीके से देखते हैं डॉक्टर सेमवाल? सोशल सिक्योरिटी से आप किस तरह का सोशल सिक्योरिटी चाहते हैं? जैसे मैं पेंशनर खुद हूँ, मुझे सोशल सिक्योरिटी है, मेरे पास सीजीएचएस कार्ड है, मुझे अपनी हेल्थ के लिए सीजीएचएस हॉस्पिटल में सारी सुविधा उपलब्ध है, वहां से मेरे जो खर्चे किए जाते हैं वो रिइम्बर्स हो जाते हैं। उसी तरह बाकी जो प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में है, उनको दुनिया भर की इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, वो इंश्योरेंस स्कीम्स हाईली सब्सिडाइज्ड होती हैं गवर्नमेंट के टैक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सोशल सिक्योरिटीज पहले के मुकाबले अब तो काफी बढ़ चुकी हैं। लेकिन बात उनकी हो रही है जिनको पुराने पेंशन प्लान में नहीं रखा गया है। जिनको पुराने पेंशन स्कीम में जो लोग नहीं हैं, उनको लमसम तो मिलता है। वो तो प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, कुछ लाभ होता है, कुछ हानि होती है नई स्कीम के चलने में। गवर्नमेंट ने पेंशन स्कीम 2004 के बाद खत्म की है, तो एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है, उतना गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है। तो बजाय कि पेंशनर की तरह कि हर महीने उसको पेंशन मिलती है, पेंशन डिसकंटिन्यू होने के बाद पेंशनर को सारा का सारा एक साथ मिलता है, और वो चाहे तो जो स्कीम्स अवेलेबल मार्केट में होती हैं, सेफेस्ट स्कीम्स में इन्वेस्ट करके उतना ही अर्न कर सकता है जितना कि एक पेंशनर अर्न करता है मंथली बेसिस पे। हमारे साथ हैं सरोज ठाकुर जी, अर्थशास्त्री हैं। सरोज ठाकुर जी, अगर एक आदमी अपने भविष्य को सुरक्षित रखना चाहता है तो इस बजट से उसको क्या आशावान होना चाहिए? सरोज ठाकुर जी, आवाज आ रही है मेरी? सरोज ठाकुर जी को मेरी आवाज नहीं आ रही है, हम दोबारा जोड़ने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर सेमवाल, क्या हम ये मान सकते हैं कि जो नया बजट आ रहा है इससे हम आशावान हो सकते हैं उन लोगों के लिए जो निम्न मध्यम वर्ग के तौर पे तैयार किए जा रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी उनके लिए पूरी हो? सोशल सिक्योरिटी जब ये स्किलिंग का काम शुरू होगा और उनको स्किल्ड वर्क में उनको एम्प्लॉयमेंट होगा, तो एम्प्लॉयमेंट कनेक्टेड जो सिक्योरिटीज इनबिल्ट हो जाती हैं किसी भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर के द्वारा, वो मिनिमम सोशल सिक्योरिटी को तो मिलती ही है। उनको हेल्थ फैसिलिटीज मिलती हैं, बच्चों के एजुकेशन रिलेटेड असिस्टेंस मिलती है, और बाकी आप इंश्योरेंस रिलेटेड जो स्कीम्स होती हैं वो अवेलेबल रहती हैं, और एम्प्लॉयमेंट होने की वजह से वो
सारी की सारी सिक्योरिटी जुटा सकते हैं। गवर्नमेंट स्किल भी प्रोवाइड कर रही है, वो स्किल मिलने के बाद वो एम्प्लॉयमेंट उनको मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बाद उनको रेम्यूनरेशन मिलेगा, सैलरीज मिलेंगी। उस सैलरीज की वजह से जितना भी अवेलेबल सिक्योरिटीज मार्केट में उपलब्ध हैं, जो आदमी को जरूरत होती है, वो लोग ले पाएंगे। जब तक अनएम्प्लॉयड है तो अनएम्प्लॉयड है, लेकिन ये गवर्नमेंट का पहला ऑब्जेक्ट जो है, लार्ज स्केल ऑब्जेक्टिव इस बजट में जो दिख रहा है, वो लोगों को स्किलिंग से खाली एम्प्लॉयमेंट ही नहीं देना है, एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार करना है उनको। कि इनको डॉक्टर employment सेमवाल, एक आखिरी सवाल आपसे पूछ लेता हूं कि सरकार विदेशी निवेश के लिए भारतीय रुपए के उपयोग को सुगम बनाने का वादा कर रही है, इसके क्या मायने हैं? विदेशी इन्वेस्टमेंट के लिए जी कह रहे नहीं, विदेश में निवेश के लिए रुपए को सुगम बनाया जाएगा, इसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए, रुपये को तो सुगम बनाने के लिए तो पूरा जो आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो बैलेंस है बिटवीन कंट्रीज, उसको पहले अपग्रेड होना पड़ेगा। हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो कम होने पड़ेंगे। मुझे लगता है डॉक्टर सेमवाल की जो सरकार का कहने का मतलब है कि अब वो डॉलर में समझौते न होके रुपए में होगा, जैसे रसिया के साथ हो रहा है। चाइना भी एक हद तक इस पे एग्री हो चुका है। ये तो इंटरनेशनल रिलेशन का फील्ड हो गया, जिसमें कि फाइनेंशियल इश्यूज का इंक्लूजन होना जरूरी है ही है। तो वो एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगा, उसमें खाली टैक्स रिलेटेड इश्यूज या वो मेजर वे में उसके लिए डिपेंड करेगा कि हमारी जो इंटरनेशनल ट्रेड रिलेटेड पॉलिसी जो है, उसमें किसी भी देश के साथ कितनी म्यूचुअली सस्टेनेबल है, म्यूचुअल बेनिफिट दोनों कंट्रीज को कितना ज्यादा। रशिया के साथ हमारे बहुत पुराने संबंध हैं, तो वहां कोई नया ग्राउंड ब्रेक करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो सबसे पहले वहां से शुरुआत हो गई। उस लेवल पे हमको अपने रिलेशन हर कंट्री के साथ लाने पड़ेंगे, जिस वजह से कि ये जो नया फील्ड गवर्नमेंट ने इंडिकेट किया है, इसमें उसी तरह बढ़त मिलेगी जैसे हमको रशिया के साथ मिली है। जी, इस बजट में हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप सभी मेहमान जुड़े रहे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।